नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 5 को स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 पार्ट को हमने पढ़ लिया है, 4 हिस्सों को हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पार्ट 5 को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में आप सबको पता है कि हम चार्ज के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो चार्ज हमने पढ़ा था उसके चार्ज के इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 तक क्या किया था, आपके बीच डिस्कस किया था। आज हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो कि चार्ज के रिगार्डिंग है उसके पॉइंट नंबर 5 को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो लिखा गया है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है संरक्षित या संरक्षण। यानी चार्ज इज कंजर्व्ड यानी आवेश जो है वह संरक्षित होता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि बताइए, चार्ज संरक्षित होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, इससे आप क्या समझते हो? या आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करे, डिफाइन करे। या आपसे कोई कह सकता है कि एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के कंजर्वेशन को क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। या आपसे कोई पूछ सकता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम को क्या करे, एक्सप्लेन करे यानी व्यक्त करे। आइए हम लोग ये जानते हैं कि इन सभी सवालों का हम जवाब कैसे दे पाएंगे। तो हमने लिखा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी चार्ज जो है ना कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है, बिकॉज क्योंकि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर ए सिस्टम इज कांस्टेंट। यानी चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज संरक्षित होता है क्योंकि किसी सिस्टम के लिए, किसी एक सिस्टम के लिए आवेश का टोटल अमाउंट जो है, टोटल वैल्यू जो है वो क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है क्या? तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानना चाहेंगे कि ये सिस्टम कहते किसे हैं। तो देखिए, एक बॉडी है, नाम है ए, बॉडी ए। एक दूसरा बॉडी है, इसका नाम हम रख दिया क्या, बी, बॉडी बी। एक और एक बॉडी है, वो क्या है, सी। यानी ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है और ये बॉडी सी है। अगर इन दोनों को एक साथ बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें कि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों एक साथ क्या हो जाए, हमारे बातों में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो हम इसको कहेंगे कि एक सिस्टम है, या एक सिस्टम है जिसमें क्या है, दो बॉडी है। यानी इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम रखते हैं डी, यानी डी एक सिस्टम है। तो डी एक सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें दो बॉडी है। अकेले बॉडी रहेगा तो उसको सिस्टम नहीं बोलेंगे। जब कहीं पर दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी एक साथ मौजूद होता है तो उसको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना? अकेले बॉडी है तो इंडिविजुअल बॉडी एक सिस्टम उसको हम नहीं कह सकते हैं, परंतु जिस जगह दो या दो से अधिक बॉडी एक साथ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम मतलब ये है कि वहां पर जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी क्या होगा, एक जगह उपस्थित होगा। ठीक है ना? यानी एक सिस्टम होने का, सिस्टम कहने का मतलब है कि सिस्टम मतलब है कि दो या दो से अधिक बॉडी का एक साथ होना। तो यहां पर हम जो जिक्र कर रहे हैं वो किसके लिए जिक्र कर रहे हैं, तो एक सिस्टम के लिए जिक्र कर रहे हैं। सिस्टम मतलब वहां पर दो या दो से अधिक बॉडी क्या होगा, एक साथ उपस्थित होगा। ठीक है ना? तो बाबू देखिएगा, मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें दो बॉडी है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। ठीक है? एक सिस्टम है ने माना, उसमें दो बॉडी को हमने क्या किया, इंक्लूड किया, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। अब इस बॉडी ए के पास टोटल चार्ज कितना है, 0 है।
अर्थात ये न्यूट्रल है, और ये बॉडी बी भी क्या है, तो यहां पर न्यूट्रल है, यानी इस पर भी क्या है, चार्ज 0 है। कुछ समय के तत्पश्चात हमने क्या किया कि बॉडी ए से किसी प्रक्रिया के तहत किसी प्रोसेस को अपना करके बॉडी ए से बॉडी बी में हमने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर करना शुरू किया। तो क्या होगा, तो बॉडी ए और बॉडी बी में क्या चेंजेस आएंगे। तो जब हम यहां से बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इस पे इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो प्लस साइन का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होना। एक और इलेक्ट्रॉन ला करके अगर इसमें देते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, इसको एक और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहां क्या होगा, प्लस साइन इंडिकेट कर देंगे। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल करके देते हैं तो इसमें माइनस, इस पर क्या होगा, एक और प्लस होगा। यानी सिस्टम में पूर्व में जो चार्ज इसके ऊपर था वो 0 था, इस पर भी चार्ज क्या था, तो 0 था। अगर इन दोनों के वैल्यू को ऐड करें, अगर जोड़े, तो जो टोटल वैल्यू निकलेगा, टोटल अमाउंट निकलेगा चार्ज का, वो क्या है, 0 है। जब हमने एक प्रक्रिया अपनाया जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बॉडी ए से बॉडी बी में करना शुरू किया, और प्रक्रिया के तहत हमने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, ला करके 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं, प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि इनके ऊपर चार्ज कितने हैं। तो इन पर अगर चार्ज का नंबर की बात करो तो इस पर +3 चार्ज कह सकते हैं। +3 चार्ज का मतलब यहां क्या है, प्लस का जो संकेत है यहां पर वो कितना है, 3 है, यानी यहां पर 3 प्रोटॉन है, और यहां कितने माइनस है, तो 3 माइनस है। यानी इस पर जो टोटल चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, नंबर के रूप में कितना है, 3 है। अगर इन दोनों को फिर से आपस में हम जोड़ते हैं, टोटल अमाउंट इनका जोड़ के निकालते हैं, जब इनका टोटल अमाउंट जोड़ के निकालेंगे फिर से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी इस सिस्टम में जो चार्ज की वैल्यू थी इनके ऊपर, उनका जो टोटल वैल्यू था वो क्या था, 0 था। और एक प्रक्रिया के बाद, एक प्रोसेस के बाद जब हमने देखा तो इस पर भी फिर से चार्ज का वैल्यू क्या, टोटल, यानी 0 ही है। यानी पूर्व में जो चार्ज की वैल्यू थी वही क्या है, बाद में भी है, यानी यहां चार्ज की वैल्यू बदली नहीं। ठीक है ना। मान लीजिए एक और बॉडी लीजिए, बॉडी ए और एक बॉडी लीजिए बी, इसको हम एक सिस्टम मान करके अगर स्टडी करते हैं, पहले से पूर्व से इस बॉडी पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। पूर्व में इस पर पहले से ही 2 पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल है, यानी इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो 0 है। इस पर कितना है, तो 2 प्लस है। यानी हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, +2 वैल्यू, यहां +2 लिख सकते हैं, यहां 0 है और यहां 2 आपको प्लस है, तो 2 प्लस हमने लिख लिया। ठीक है ना। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा रिजल्टेंट, +2, यानी +2 चार्ज मिलेगा हमें टोटल इनका। अगर किसी प्रक्रिया के तहत फिर से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से फिर से इसमें करते हैं। हम इसमें से भी इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या इसमें से हम इसमें कर सकते हैं, कोई आप इधर से इधर या इधर से इधर आप कर सकते हो ट्रांसफर। ठीक है ना। अब एक प्रोसेस के तहत हमने फिर से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है तो एक प्लस होगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन इस प्लस के पास आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और इस पर क्या होगा, एक प्लस दिखेगा। ठीक है। तो अब फिर से अब प्रक्रिया के पहले जो टोटल चार्ज था सिस्टम के पास क्या था, वो +2 चार्ज था, यानी प्लस की नंबर कितनी थी, 2 थी। अब प्रक्रिया के बाद इनके पास प्लस की नंबर कितनी है, या चार्ज की वैल्यू कितनी है, इसके पास +1, इसके पास भी +1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, +2। यानी प्रोसेस के पहले जो चार्ज का टोटल वैल्यू है किसी सिस्टम का, वही प्रोसेस के बाद क्या है, चार्ज की वैल्यू है उस सिस्टम का। यानी चार्ज की जो टोटल वैल्यू है क्या यहां बदल रही है, चेंज हो रही है, तो नहीं चेंज हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिस्टम के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज था किसी प्रक्रिया के पहले, वही क्या उस प्रक्रिया के बाद उसके पास वो चार्ज मौजूद है, यानी चार्ज के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो कंजर्व्ड का मतलब होता क्या है कि जो मेरे पास है, जो हमारे पास है वो हमारे पास ही रहे, ना उसमें कुछ
इंक्रीजमेंट हो ना उसमें कुछ डिक्रीजमेंट हो, यानी ना उसमें कुछ बढ़ोतरी हो ना उसमें कुछ कमी हो। अगर कोई भी चीज हमारे पास है, अगर उसमें ना तो बढ़ोतरी होती है ना ही कोई चीज की अगर कमी होती है, तो हम कहते हैं कि वो चीज क्या है, तो मेरे पास कंजर्व्ड है, वो मेरे पास क्या है, संरक्षित है। यहां आप देख रहे हो ना, प्रोसेस के पहले जो चार्ज की टोटल वैल्यू आपको किसी सिस्टम के पास है, वही किसी प्रोसेस के बाद जो टोटल वैल्यू हम फिर से निकाल रहे हैं वो दोनों सेम आ रहा है। यहां भी वैसे ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये हर एक समय होता है। किसी सिस्टम की अगर बात करें, उसकी टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होती है, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होती है। अर्थात जितना सिस्टम के पास पहले से चार्ज होता है टोटल, वही बाद में उसके पास टोटल चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि किसी सिस्टम के पास, क्योंकि टोटल वैल्यू चार्ज का जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। वो क्या होता है, तो संरक्षित होता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया है, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी चार्ज जो है संरक्षित होता है, वो कंजर्व्ड होता है। बिकॉज, क्योंकि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी आवेश का कुल मान, कुल मात्रा, फॉर ए सिस्टम, एक निकाय के लिए, एक सिस्टम के लिए, इज कांस्टेंट, यानी क्या होता है, तो नियत होता है। नियत मतलब फिक्स होना, जो पहले रहता है वही अगर बाद में है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट है और वो क्या है, नियत है। तो किसी सिस्टम के लिए चार्ज की जो टोटल वैल्यू होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि चार्ज क्या होता है, तो कंजर्व्ड होता है। चार्ज जो क्या होता है, वो संरक्षित होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, दैट इज, यानी अर्थात, हम इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, दूसरे तरह से कैसे कह सकते हैं, एनी सिस्टम डज नॉट लॉस और गेन एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी यहां हम देख रहे हैं कि जो चार्ज का टोटल वैल्यू है प्रोसेस के पहले, वही टोटल वैल्यू क्या है, बाद में है। यहां पर भी टोटल वैल्यू प्रोसेस के पहले जो जीरो था, वही क्या है, प्रोसेस के बाद क्या है, जीरो है। अर्थात जितनी वैल्यू उतना ही हमारे पास है। इसका मतलब क्या, क्या हम चार्ज, क्या ये सिस्टम चार्ज लॉस किया है, क्या गेन किया है, तो पहले भी दो था बाद में भी दो है। इसका मतलब ना ही ये लॉस किया, ना ही क्या है, गेन किया है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी सिस्टम के लिए चार्ज की जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आप इसको दूसरे रूप में कह सकते हो, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ना ही कुछ लिया है ना ही क्या है, दिया है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम ना तो चार्ज का क्या करता है, लॉस करता है, नहीं करता चार्ज को गेन करता है। इसी वजह से कहते हैं कि चार्ज क्या होता है, तो कंजर्व्ड होता है, ठीक है ना। अगर हमसे पूछता है कोई कि बताइए चार्ज जो है ना वो कंजर्व्ड होता है क्यों, यानी चार्ज इज कंजर्व्ड व्हाई, हम बोलेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड बिकॉज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर ए सिस्टम इज कांस्टेंट, दैट इज ए सिस्टम डज नॉट लॉस और गेन एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। आपसे कोई ऐसे पूछ सकता है कि चार्ज जो है ना वो संरक्षित होता है, इस कथन से आप क्या समझते हो, तो हम कहेंगे कि चार्ज जो है ना संरक्षित होता है। इस कथन से हम यही समझते हैं कि किसी निकाय के लिए चार्ज की जो टोटल वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। या आपसे कोई ऐसा पूछा कर देता है कि चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ को क्या करें, बताएं, या चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ से आप क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे कि चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ से, नियम से हम यही समझते हैं कि किसी सिस्टम के लिए, किसी निकाय के लिए चार्ज की जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। कोई दिक्कत किसी को, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सिस्टम के पास जो चार्ज की टोटल अमाउंट होती है हमेशा क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। और यही कारण है कि चार्ज क्या कहा जाता है, कि चार्ज कंजर्व्ड है, ठीक है ना। अब यहां दिखाया है, हमने पिक्चर में दिखाया है, वही चीज यहां मैंने फिर से कर दी है कि बॉडी एक है, एक बॉडी भी है। बॉडी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है किसी प्रक्रिया के तहत, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इस पर क्या होगा, प्रोटॉन आएगा। तो बाबू इसमें हमने नंबर के हिसाब से 2, 4, 6 और 3 क्या किया, हमने 9 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो जब 9 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें जाएगा तो इस पर कितना, इस
कितना इस पर प्रोटॉन दिखेगा, तो इस पर भी 9 दिखेगा, क्योंकि यहां से जितना निकलेगा उतना ही इस पर क्या होगा, प्रोटॉन आएगा। तो यहाँ पर वही चीज फिर से देख सकते हैं कि चार्ज इसके पास कितना था, 0 था, इसके पास चार्ज कितना था, 0 था। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां देखिए प्रोसेस के बाद क्या होगा, इसके पास प्लस कितना है, 9, इसके पास माइनस कितना है, 9। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। यानी हम क्या देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है बॉडी ए और बॉडी बी का, उसके पास जो चार्ज की टोटल वैल्यू है पूर्व में पहले 0 है, वहीं उसके बाद हम एक प्रोसेस के बाद इसमें देख रहे हैं तो चार्ज की वैल्यू फिर से क्या है, आपको 0 है। यानी क्या इस सिस्टम के लिए चार्ज की टोटल वैल्यू बदली, क्या इस सिस्टम के लिए चार्ज की टोटल वैल्यू बदली, तो नहीं बदली। इसी वजह से तो कहते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, क्योंकि किसी सिस्टम के लिए चार्ज की टोटल वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। यहां हमने 2 बॉडी का सिस्टम लिया, अब 2 से अधिक बॉडी का भी सिस्टम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर एक जगह हर एक सिस्टम में ऐसा नहीं है कि यहीं पर किसी भी सिस्टम की आप बात करें, किसी भी 2 बॉडी की, 2 या 2 से अधिक बॉडी की बात करें, उसमें चार्ज का ट्रांसफर तो होगा एक दूसरे के बीच में, लेकिन जब उनकी टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो शुरू में उसके पास जितना चार्ज का टोटल वैल्यू होगा वही क्या होता है, आपको बाद में भी रहता है। समझ में आ रहा है। इस वजह से कहते हैं कि किसी सिस्टम के लिए चूंकि चार्ज की टोटल वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इस वजह से चार्ज क्या होता है, तो कंजर्व होता है। ओके, और आगे मैंने क्या लिखा है, आगे लिखा है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैन बी चेंज्ड ऑन ए बॉडी। ये क्या है, यानी किसी बॉडी के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को क्या कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। जैसे ये बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट नंबर के हिसाब से अगर देखते हैं तो 9 पॉजिटिव चार्ज यहां आपको दिख रहे हैं, 9 प्रोटॉन इस पे दिख रहे हैं। अभी जिसका इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है, जिसका पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, क्या इस पर हम पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को बदल सकते हैं, क्या इसके पॉजिटिव चार्ज के नंबर को हम बदल सकते हैं, क्योंकि नंबर बदलेगा तो क्या होगा, उसका अमाउंट भी बदलेगा। तो 9 है तो क्या इसको हम 10 कर सकते हैं, तो हाँ जी कर सकते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देंगे तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी क्या होगा, 10 प्रोटॉन। यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या और इस पर इसको बढ़ा सकते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देंगे, एक और बढ़ जाएगा। क्या इसके अमाउंट यहां पर जो है अभी इस पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है, क्या घट सकता है, हाँ तो घट सकता है। क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ जाए, एक प्लस इसका कम हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं से चला है तो एक और प्लस कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चला है तो और क्या प्लस कम हो जाएगा। यानी इस पर जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, हाँ हम इस पे पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो क्या इस पर नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं, इस बॉडी के ऊपर तो कर सकते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन देंगे, एक और इस पर नेगेटिव बढ़ेगा, एक और लाके देंगे, एक और बढ़ेगा, इसमें से कहीं और भेज देंगे तो घट जाएगा, और भेज देंगे तो क्या होगा, और घट जाएगा। यानी इस पर नेगेटिव चार्ज के अमाउंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नंबर का चेंज होना मतलब अमाउंट का चेंज होना, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैन बी चेंज्ड ऑन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैन बी चेंज्ड ऑन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने बताया दोनों काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम करना हमारे हाथ की बात है। नंबर ऑफ चार्जिंग बॉडी कैन बी चेंज्ड, यानी चार्जिंग बॉडी के नंबर को, चार्जिंग बॉडी के संख्या को, आवेशित वस्तु के संख्या को हम बदल सकते हैं। क्या बात कर दी हमने, देखिएगा यहां चार्जिंग बॉडी की संख्या कितनी है, 1 और 1 2। भले ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, तो निगेटिवली चार्ज है। तो यहां चार्जिंग बॉडी की संख्या कितनी है, 2 है। यानी आवेशित वस्तु कितना है, एक A और एक B। ये धन आवेशित, यह क्या है, ऋण आवेशित। तो कोई हमसे पूछता है कि यहां चार्जिंग बॉडी की संख्या 2 है, क्या आप इसको बदल सकते हो, क्या इसको 3 कर सकते हो, क्या इसको 4 कर सकते हो, क्या इसको 5 कर सकते हो,
क्या 5 को 4 कर सकते हो, 4 को 3 कर सकते हो, 5 को 25 बना सकते हो? क्या इसके बॉडी जो चार्जिंग बॉडी की संख्या, क्या इसको बदल सकते हो? तो हाँ, इसके चार्जिंग बॉडी की संख्या को बदलना, यहां पर चार्जिंग बॉडी की संख्या को बदलना हमारे बस की बात है। ठीक है ना? कैसे है तो देखिएगा। अभी 2 चार्जिंग बॉडी है, हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, इस बॉडी बी को तोड़ दिया। एक बॉडी हमारा जो हुआ वो बी डैश और एक बॉडी क्या हुआ, बी डबल डैश। तोड़ने के बाद टोटल नंबर इस पर निगेटिव कितना था, -9 था निगेटिव की संख्या। तो इस पर अगर 4 होगी तो इस पर कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अभी चार्जिंग बॉडी कितना हो गया, पहले 2 था, अब कितना हो गया, 1 2 और 3 कर दिया हमने। क्या और तोड़ सकते हैं? हाँ, इसको भी तोड़िए। तो तोड़ा हमने ए डैश और ए डबल डैश। इस पर पॉजिटिव चार्ज का नंबर 2 अगर होता है तो बाकी का बाकी क्या होगा, इस पर होगा 1 2 3 4 5 6 7। चार्जिंग बॉडी पहले कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन क्या टोटल अमाउंट इसका बदल जाएगा चार्जिंग बॉडी के नंबर को बदलने से, संख्या को बदलने से? तो आइए देखते हैं। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, 2 और 7 9 प्लस, टोटल नेगेटिव कितना, 4 और 5 -9। फिर से दोनों को अगर ऐड करते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस यहां पर टोटल चार्ज 0 था, यहां भी टोटल चार्ज क्या था, 0 था। चार्जिंग बॉडी के नंबर के बदलने से जो टोटल अमाउंट है चार्ज का वो बदलता नहीं है। ठीक है ना? तो आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज के नंबर को चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या इस पर नेगेटिव चार्ज के नंबर को चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। यानी अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। क्या चार्जिंग बॉडी की संख्या को चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। बट क्या चेंज नहीं कर सकते हैं? तो किसी सिस्टम के लिए चार्ज के टोटल अमाउंट को, टोटल वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यही तो कारण है कि हम कहते हैं कि चार्ज क्या है, तो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड क्यों होता है? तो किसी सिस्टम के लिए चार्ज का टोटल अमाउंट क्या होता है, तो फिक्स्ड होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ओके, हम किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? चार्जिंग बॉडी के नंबर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी चार्ज के टोटल अमाउंट को किसी सिस्टम के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं कि चार्ज क्या होता है, तो कंजर्व्ड होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ठीक है, ओके। कोई दिक्कत अगर होगा भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आगे डील करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा यहां पर, बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी चेंज फॉर ए सिस्टम। यानी कि सिस्टम के लिए चार्ज का टोटल अमाउंट क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना? आगे क्या लिखा है, 5 नंबर ये पॉइंट था, 6 नंबर। ठीक है ना? चार्ज कंजर्व होता है, समझ में आ गई बात क्यों होती है, तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, 6ठा नंबर देखते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए चार्जिंग बॉडी, यानी किसी भी चार्जिंग बॉडी पे, किसी भी आवेशित वस्तु पर अमाउंट ऑफ चार्ज यानी आवेश का मान, यानी चार्ज का मान डज नॉट फंक्शन ऑफ स्पीड, यानी स्पीड का फंक्शन नहीं होता है। यानी आपको स्पीड का फलन नहीं होता है, और वेलोसिटी या वेलोसिटी का, यानी किसी चार्जिंग बॉडी पे, किसी आवेशित वस्तु पे जो चार्ज का मान होता है, जो आवेश का मान होता है, वह स्पीड या वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है, स्पीड या वेलोसिटी का फलन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है ना, इसका नाम आप कुछ भी ले लीजिए, ए ले लीजिए। इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब है, और फिलहाल ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी इसकी स्पीड 0 है, तो ये रेस्ट में है। ठीक है ना? कोई कहता है कि अगर ये चार्जिंग बॉडी जो ए है, अब ये मूव करना शुरू कर दे, गति करना शुरू कर दे, ठीक है ना, इसका हम अब जो स्पीड ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, यानी वेलोसिटी ले रहे हैं, या स्पीड लीजिए या वेलोसिटी लीजिए,
वो 10 मीटर पर सेकेंड ले रहा है। तो पहले बॉडी ए जो था उस पर चार्ज 1 कूलम था, वो रेस्ट में था। अब ये मूव करना शुरू कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से या 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो कोई हमसे पूछेगा बताइए अब इस पर चार्ज का मान क्या होगा, यानी अब यहां पर चार्ज का मान क्या होगा। पहले कितना था 1 कूलम था जब वो रेस्ट में था, जब ये मूव करना शुरू कर दे बताइए चार्ज का अमाउंट क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मैंने ये पॉइंट नंबर क्या किया है 6 मेंशन किया है। क्या 6 कह रहा है, तो 6 कह रहा है कि किसी बॉडी पे चार्ज के अमाउंट स्पीड या वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है, फलन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि स्पीड या वेलोसिटी किसी चार्जिंग बॉडी का अगर बदल जाता है तो उस चार्जिंग बॉडी पे जो चार्ज का अमाउंट होता है वो कतई नहीं बदलता है। यानी मैं अगर अपने आप को चार्जिंग बॉडी मान लूं, मेरे ऊपर अगर चार्ज का वैल्यू 5 कूलम है, अगर मैं रुका हुआ हूं तो मेरे ऊपर चार्ज की वैल्यू अगर 5 कूलम है, अगर मैं मूव करना शुरू कर दूं, गति करना शुरू कर दूं, तो क्या मेरे ऊपर जो चार्ज की अमाउंट थी 5 कूलम, क्या वो बदल जाएगी, क्या वो चेंज कर जाएगी? तो नहीं चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो बदलता है ना उस पर चार्ज की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, आप इसको याद रखोगे। ठीक है ना, तो मेरे वेलोसिटी के बदलने से मेरे ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, इस वजह से आप यहां पर कहोगे कि मैं अगर मूव करूं या रेस्ट में रहूं मैटर नहीं करता है, मेरे ऊपर जो 5 कूलम चार्ज की वैल्यू थी वो 5 कूलम भी रहेगी। समझ में रहा ना? इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? इस पॉइंट का मतलब बस इतना है कि कोई भी चार्जिंग बॉडी हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मूव करता हो या कुछ और उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हो, बदलाव आते हो, उस पर जो चार्ज की अमाउंट है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 कूलम भी होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज का जो अमाउंट होता है किसी बॉडी के ऊपर वो स्पीड या वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। यानी स्पीड और वेलोसिटी के बदलने की वजह से किसी बॉडी पे जो चार्ज की वैल्यू है वो बदलती नहीं है। ठीक है ना, क्या लिखा गया दैट इज, हम अगर ऐसे लिखते तो क्या पढ़ते आप इसको जी, कि x जो है ना वो फंक्शन है किसका, y का। इसको ऐसे पढ़िए या उल्टा लिखिए इसको, यानी y जो है ना वो फंक्शन है किसका, x का। यानी y फंक्शन है x का, इसका मतलब अगर x बदलेगा तो y भी क्या होगा, चेंज होगा यानी बदलेगा। ठीक है ना, x के बदलने की वजह से y बदलेगा कि y क्या है, फंक्शन है किसका, आपको x का। ठीक है ना, अगर हम कहते हैं कि y जो है ना x का फंक्शन नहीं है तो यहां कट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि y जो है ना x का फंक्शन नहीं है, अर्थात x बदले तो y नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि q यानी जो q है वो फंक्शन नहीं है किसका, v का। यहां पर v क्या है, या तो इसको स्पीड कहिए या तो क्या कहिए इसको वेलोसिटी कहिए। ठीक है ना, स्पीड और वेलोसिटी पे आपको चार्ज का जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करता है, अर्थात इसके बदलने के वजह से ये नहीं बदलता है। यहां लिखा हुआ Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन चार्जिंग बॉडी, एंड V क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी और ऑब्जर्वर। यानी या तो वो बॉडी का वेलोसिटी हो सकता है, यानी मैं चार्जिंग बॉडी हूं, यानी आपको ये चार्जिंग बॉडी है उसका ये भी जो होता है वेलोसिटी हो सकता है, या उस ऑब्जर्वर का वो वेलोसिटी भी हो सकता है जो उसको क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, उसको पढ़ रहा है। मतलब ये इसकी वेलोसिटी है, पहले रेस्ट में था, मूव किया तो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम की 1 कूलम हो गई। ठीक है ना, अब ये रेस्ट में ही रहता है, इसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होती है, इस पर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं इसको, मैं जो रीड कर रहा हूं, मैं इसको मूव करके पढ़ रहा हूं। मैं रेस्ट में रह के देखा तो 1 कूलम था, क्या मैं मूव करके देखूं तो इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 कूलम होगी। ठीक है ना, इस चार्जिंग बॉडी का वेलोसिटी बदले चाहे वो ऑब्जर्वर जो है उसकी वेलोसिटी बदले, उन दोनों के वेलोसिटी पर ये जो चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम वो डिपेंड नहीं करती है। यानी कोई भी चार्ज की वैल्यू हो वो डिपेंड नहीं करती है, अर्थात वेलोसिटी चाहे चार्जिंग बॉडी का बदले चाहे वो ऑब्जर्वर का बदले, उस पर चार्ज का अमाउंट बदलता नहीं है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखोगे। ओके, अब अगला हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 लिखा हुआ है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इसका मतलब क्या है कि कहीं भी किसी भी पार्टिकल के पास अगर चार्ज है तो उसके पास
मास अवश्य ही होगा। यानी चार्ज जो है वो बिना मास के कभी नहीं रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि चार्ज का कारण क्या होता है। चार्ज मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं, जिनमें आपको बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन क्या होता है, मूल रूप से चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना मास होता है, प्रोटॉन के पास भी क्या होता है, अपना मास होता है। और उसके वजह से अगर कहीं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है, तो उसके पास मास अवश्य ही होगा, क्योंकि किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज का आना या तो पॉजिटिव चार्ज का आना या तो निगेटिव चार्ज का आना। पॉजिटिव चार्ज मतलब उस पर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, यानी माइनस चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस बॉडी के साथ अगर जुड़ा ही है, तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास खुद अपना ही मास होता है, तो क्या उस पार्टिकल, क्या उस बॉडी के पास मास नहीं होगा जिसके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़ा हुआ है? तो अवश्य ही होगा। इसका मतलब है कि चार्ज जो है ना, बिना मास के कभी नहीं रहता है, हमेशा वो मास के साथ जुड़ा रहता है। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि कोई अगर कहे कि इसके ऊपर अगर मास है, ये हमारे पास जो मार्कर है इसके पास मास है, तो क्या ये बॉडी चार्ज होगा? क्या ये बॉडी चार्ज है? क्या ये बॉडी चार्ज हमेशा होगा? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी किसी बॉडी के पास मास है तो बॉडी चार्ज होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है, अगर वो बॉडी चार्ज है, तो उसके पास मास अवश्य ही होगा। इस लाइन का मतलब है, यानी चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ा रहता है। अर्थात जहां कहीं भी बात हो कि अगर वहां पे चार्ज है, तो इसका मतलब वहां पर मास होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि इस बॉडी के पास, किसी बॉडी के पास मास है, तो क्या बॉडी हमेशा वो चार्ज होगा? तो वो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस लाइन का यही मतलब है। दैट इज व्हेन ए बॉडी गेट्स चार्ज, यानी जब किसी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, देन मास ऑफ दैट बॉडी ऑल्सो गेट्स चेंज। यानी लिखा गया है कि जब किसी बॉडी को क्या किया जाता है, तो चार्ज किया जाता है, तो उस बॉडी का जो आपका मास है वो क्या हो जाता है, तो बदल जाता है। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। क्योंकि चार्ज के साथ हमेशा मास जुड़ा हुआ है, यानी चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता है। तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज होगा, तो क्या उसके मास के ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो हमने तो लिखा है कि वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। आइए देखते हैं कैसे। एक बॉडी है, इसका हम नाम रखते हैं ए। अभी ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इसका मास क्या है, तो m है। ठीक है, हमें इसको चार्ज करना है, तो या तो हम इसको निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, या तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। इसको निगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या, इस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। तो आइए इसको हम पहले पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। निकाल कहीं भी इसको इलेक्ट्रॉन निकाले, कहीं भी उस इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी को, लेकिन हमको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो निकालेंगे तो क्या होगा जी, तो नाम बॉडी ए ही है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एक प्लस आया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाले, एक और प्लस आया, एक और निकाले, एक और प्लस, एक और निकाले, एक और प्लस, एक और प्लस, एक और प्लस, निकाल रहे इस इलेक्ट्रॉन। अब नहीं मालूम है कि इसका मास जो m है, इसका मास क्या होगा, तो हमें मान लेते हैं क्या होगा, m डैश होगा। ठीक है, एक और प्रक्रिया करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये हुआ, अब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये निगेटिवली चार्ज, निकाले तो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। अब इसका मास क्या करते हैं हम, m डबल डैश मान लेना, इसका m डैश, इसका m और इसका m डबल डैश। पहले ये था, नेगेटिव चार्ज दिए तो ये हुआ, मास उसका हमने क्या माना, m डबल डैश। उससे इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो ये हुआ, इसका मास हमने क्या माना, m डैश। तो हमने क्या किया है, बॉडी ये जो पहले था a, इसको हमने चार्ज कर दिया है, यहां निगेटिवली चार्ज, यहां क्या, पॉजिटिवली चार्ज। तो कोई हमसे बोलेगा कि बताइए क्या चार्जिंग के दौरान इस बॉडी का मास बदल जाएगा, तो हमने तो लिखा है बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसको पॉजिटिवली चार्ज जब किए हैं, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन एक निकलता है,
जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो है ही है और इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास भी होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज के साथ साथ इस बॉडी से क्या होगा, मास भी क्या होगा, रिमूव होगा, मास भी क्या होगा, निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो चार्ज निकला, साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज निकला, साथ से इसका मास निकला, तो इसका मास जब निकला तो इसका मास घटा होगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला, फिर मास घटा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला, मास घटा, यानी तब जाकर के ये हुआ। अर्थात ये जब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इस इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तब ये ऐसा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मास घटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार इससे निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो साथ निकलेगा इलेक्ट्रॉन के। इस वजह से इस बॉडी का मास क्या होगा, पहले की अपेक्षा थोड़ा ही कम होगा, लेकिन कम होगा। निगेटिवली चार्ज कब हुआ है, जब इसको इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, तो मिला है। जब इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर मिलेगा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज तो अपने साथ निगेटिव कंटेन करेगा ही करेगा, अपने साथ वो अपना मास भी कंटेन करेगा। तो जब इसके साथ वो जुड़ेगा तो मास को भी क्या करेगा, इस बॉडी में ऐड करेगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, फिर मास ऐड किया, फिर क्या चार्ज के साथ मास ऐड किया, फिर आया चार्ज के साथ मास ऐड किया, तो ये हुआ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी कोई भी बॉडी अगर है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी उसका मास इंक्रीज करेगा। पॉजिटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी क्या होगा, वो उसका मास कम होगा। तो यहां पर आप कह सकते हो, हेयर आपको अगर यहां कहना हो तो क्या कहोगे कि m डबल डैश जो है वो ज्यादा है किससे, m से, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो ऐसा हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका मास इससे भी कम होगा, यानी क्या होगा, m डैश सबसे कम होगा। यानी यहां क्या देख रहे हैं कि किसी बॉडी को अगर चार्ज कर रहे हैं तो उसका मास क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। समझ में आ रहा। तो कोई न्यूट्रल बॉडी है, जब वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो निगेटिवली होने पे मास बढ़ेगा, पॉजिटिवली होगा मास घटेगा। फिलहाल में ही प्रीवियस ईयर में आपको बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन पूछा था, उसका कहना था कि कोई बॉडी अगर चार्ज होता है तो उसके मास पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन था इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है, नन ऑफ दीज। तो जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो उस बॉडी के मास पर क्या असर पड़ता है, क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, ऑप्शन क्या था, इंक्रीज करेगा। तो चार्ज होने का मतलब ये तो नहीं बोला है कि निगेटिवली चार्ज हो रहा है एक बॉडी की, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। निगेटिवली चार्ज होगा तो बढ़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो घटेगा, लेकिन बोला था बॉडी चार्ज हो रहा है। तो ये निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज वो आपको इंडिकेट नहीं किया था, केवल बोला था चार्ज हो रहा है। ऑप्शन था इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा निगेटिवली चार्ज पे। ऑप्शन था डिक्रीज करेगा, पॉजिटिवली चार्ज पे करेगा। तीसरा ऑप्शन था इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, नन ऑफ दिस चौथा ऑप्शन था। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा, तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो बोला था कि जब कोई बॉडी चार्ज होगा तो उसके मास पर क्या असर पड़ेगा, तो बढ़ भी सकता और घट भी सकता। अगर ये बोलता कि निगेटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, तो लिखते इंक्रीज करेगा उसका मास, पॉजिटिवली चार्ज होगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां क्या था, केवल कहा था कि चार्ज होता है तो क्या होगा, तो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो पॉइंट नंबर 7 हमने अभी चार्ज के रिगार्डिंग पढ़ा, और अगले क्लास में जो भी चार्ज का पॉइंट है इसको हम खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक है आपको जो मैंने शुरुआत का क्लास में पढ़ाया था, शुरुआत का क्लास आपको पढ़ाया था, तो वहां बताया था कि चार्ज के बाद हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज के बाद जो टॉपिक आपको लिखवाया गया था वो क्या था, कूलम्ब्स लॉ। यानी कल अगला क्लास, जो भी क्लास अगला आएगा आपको, उसमें हम क्या करेंगे, चार्ज को आपको इंड करेंगे, और उसके जस्ट अगले क्लास में हम क्या करेंगे, आपको कूलम्ब्स लॉ को क्या करेंगे, आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही।